हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पढ़े थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होंगे? जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। आई एम टॉकिंग अबाउट दी oogenesis। गैमेटोजेनेसिस का ही एक ये टाइप है इन दी फीमेल्स, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ द एग, ओवा और दी ओवम। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दोज ऑर्गन डू नॉट इन्वॉल्व इन दी गैमेटोजेनेसिस या oogenesis, उनको हम क्या किस कैटेगरी में ले जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने कौन कौन से पढ़े? दो टाइप के ऑर्गन इसमें भी होंगे। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इफ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो हमने अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो कौन सा ऑर्गन होगा? ओवरीज होते हैं। ओवरीज। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो इसमें ओविडक्ट्स आ गई, जिनको हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब हम बोल रहे हैं। और यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, और एक मेम्ब्रेन, हाइपन मेम्ब्रेन, एंड ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड्स। और क्या होंगे इसमें? मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। ठीक है। तो ओवरीज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, ओवम। ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस सम स्टेरॉयडल हार्मोन सच एज द एस्ट्रोजन एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन। हमने ओवरी की लेंथ भी पढ़ी थी, 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है इसकी लेंथ होती है, जो अटैच होती है पेल्विक बोल से एंड ऑल्सो यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। एंड ओवरीज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं क्या? जेमिनल एपिथेलियम। और ये इंक्लोज कर रहा है किसको? स्ट्रोमा को। और स्ट्रोमा जो होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कोर्टेक्स जो आउटर पार्ट होगा, और जो इनर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इनर मेडुला। इज इट क्लियर? गुड। देन हमने डिस्कस किया था ऑल्सो ओविडक्ट एंड द फेलोपियन ट्यूब। अब इसमें जो होता है बेसिकली 3 स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। 3 स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं, 3 कंपोनेंट है फेलोपियन ट्यूब में। लेंथ की अगर हम बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है। अब पेयर ऑफ दी फेलोपियन ट्यूब होते हैं या ओविडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली एसेसरी डक्ट्स में आ जाता है। किस में आ जाता है ये? एसेसरी डक्ट्स में। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट दी यूटरस। ठीक है। अब यूटरस को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज दी वोम एंड ऑल्सो हिस्टेरा। वोम एंड हिस्टेरा। तो यूटरस ऑल्सो known as worm and hystera and the hystera। अगर हम बात करें इसकी शेप की, शेप कैसी होगी इसकी? इन्वर्टेड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड पीयर शेप हो गई एंड सपोर्टेड बाय दी supported by ligaments।
अब जो यूट्रस की वॉल होती है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल एंड इनर, और ये तीनों लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लेयर इसमें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है मिडल लेयर और एक होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस वॉल या वॉल ऑफ यूट्रस कंसिस्ट 3 लेयर्स। वॉल ऑफ यूट्रस कंसिस्ट 3 लेयर्स। उसका डायग्राम समझेंगे हम। दीज आर ओवरीज, ये लिगामेंट से क्या है, अटैच है। पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। इनके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो भाई दिस इज इनफेंडिबुलम, ये है एम्पुला, एंड दिस वन इज इस्थमस। सेम यार इधर साइड भी ऐसा ही होगा। हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब में एक साइट होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, उस साइट का नाम क्या है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जंक्शन बिटवीन दी एम्पुला एंड दी इस्थमस। ये वाला जो जंक्शन है दोनों साइड में, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन साइट। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जरा, ये जो नैरो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। दिस इज सर्विक्स। इसकी जो कैनाल है इसको हमने क्या बोला, सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस वन इज वेजाइना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, यूट्रस की, विच ऑल्सो नोन एज द वोम एंड द हिस्टेरा। शेप कैसी है इसकी, इन्वर्टेड पियर है, सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो 3 लेयर्स हमने यहां पर पढ़ी, मतलब वॉल ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट दी 3 लेयर्स। जो फर्स्ट है वो है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सेकंड है मायोमेट्रियम, एंड जो थर्ड वन है वो है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड दी एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर्स हैं किसमें, यूट्रस की वॉल में। कौन सी इनर मोस्ट है, कौन सी आउटर मोस्ट और मिडल है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहां पर आउटर मोस्ट की, तो आउटर मोस्ट कौन सी है, पेरीमेट्रियम। तो दिस इज outer most, this one is
मिडल, और ये है इनर मोस्ट। तो अगर मैं बात करूं इसमें, ये वाली जो लेयर होगी, देखो ये यहां से हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी है? पेरिम, बस इसका तो नाम पता होना चाहिए हमें, कौन सी है? पेरीमीटर। और तुम्हें ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट मतलब आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट। एंड ये वाली जो होगी यहां पर व्हाइट वाली जो लेयर है, कौन सी है? मायोमेट्रियम। कौन सी है? मायोमेट्रियम। और जो इनर मोस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन लेयर, दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज द एंडोमेट्रियम। और ये ग्लैंडुलर टाइप की होती है। कैसी होती है? ग्लैंडुलर टाइप की होती है। ग्लैंडुलर टाइप की। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच लेयर ऑफ द यूट्रस कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल? मायोमेट्रियम। पता होना चाहिए तुम्हें। किससे बनी हुई है? कंपोज्ड बाय स्मूथ। अब एक पॉइंट याद रखना, जहां भी जिस ऑर्गन में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी, वो लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? अगर मैं यहीं पर बात करूं, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, समझना इसको जरा। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई? माउथ टू एनल, माउथ टू एनल, ये एनस, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस या एनल। इज इट क्लियर नोट? अब इस एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स की अगर हम बात करें तो 4 लेयर्स होते हैं इसमें। ये पहले नीट में क्वेश्चन आता था जब ये चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। उस चैप्टर में पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल से, और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसी को रिलेट कर रहा हूं मैं यहां पर। तो 4 लेयर्स हैं इसमें। कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट लेयर जो आउटर मोस्ट है वो है सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा, एंड देन म्यूकोसा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पहले यहां पर कि विच लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन? पता चल गया हमें। चलो मान लिया हमने कौन सा? मस्कुलरिस है। ये मान लो किसी को पता है कि सर मस्कुलरिस होगा, हाँ ठीक है, लेकिन व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंपोज बाय द स्मूथ मसल। तो ये मस्कुलरिस लेयर जो है किससे बनी हुई है? कंपोज्ड बाय, तो याद रखना, स्मूथ मसल्स। एक एग्जांपल हमने ये लिया, ये नीट का क्वेश्चन है ये जो है। तो विच लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? मस्कुलरिस, बिकॉज ऑफ कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल्स। अगर मैं अब बात करूं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से, तो हमने पढ़ी है ब्लड वेसल, याद है? भूल गए? हमने क्या पढ़ा था? ब्लड वेसल। उसी को रिलेट करेंगे दोबारा। ब्लड वेसल्स, भाई ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होगी उसमें 3 लेयर्स होती हैं। इसमें कितनी लेयर हैं? 3 लेयर्स हैं इसमें, 3 लेयर्स। कौन कौन सी होते हैं नाम बताओ? टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना। कौन कौन सी हैं? ये तो याद रखना, तुम याद नहीं रखते। ट्यूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया एंड टूनिका इंटरना। तो हमारे ब्लड वेसल्स में भी तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन? टूनिका मीडिया। क्यों? अगेन कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो टूनिका मीडिया है ये भी कंपोज होता है किससे? स्मूथ मसल से।
तो पॉइंट क्या है, जहां जहां भी स्मूथ मसल्स होंगी, जिस ऑर्गन की लाइनिंग में होगी, वो लाइनिंग ही या वो लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। लाइक अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल के एस्पेक्ट में, तो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, मायोमेट्रियम लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, बिकॉज वो बना हुआ है किससे, स्मूथ मसल से। अगर मैं बात करूं यहां पर ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स में 3 लाइनिंग है, और तीनों लाइनिंग में से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां पे क्या है, ट्यूनिका मीडिया। क्यों, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया भी बना हुआ है किससे, स्मूथ मसल से। और अगर हम यहां पर बात करें अबाउट द यूट्रस, तो यूट्रस में 3 लाइनिंग है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो इन तीनों लाइनिंग में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, अगेन मायोमेट्रियम। क्यों मायोमेट्रियम है, बिकॉज ऑफ ये मायोमेट्रियम बना हुआ है किससे, स्मूथ मसल से। अब एक पॉइंट आ गया कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री टाइप की होंगी या वो इनवॉलेंट्री टाइप की होंगी। याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, इनवॉलेंट्री टाइप की होती हैं। क्या इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट है किसी को। तो ये तो हो गया अबाउट दी मायोमेट्रियम। अब हम थोड़ा सा हार्मोनल के एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो विच हार्मोन ट्रिगर दी स्मूथ मसल्स या मायोमेट्रियम फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन, ये नीट का क्वेश्चन है ये भी, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन आल्सो नोन एज द बर्थ हार्मोन। दो नाम है ऑक्सीटोसिन के, ये 3 बोल दो, एक ऑक्सीटोसिन तो यही हो गया, एक है बर्थ हार्मोन और एक होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो इसी देखो अब यहां पर जरा, तो मायोमेट्रियम या स्मूथ मसल, इन दोनों को भाई बात तो एक ही है, या तो ये बोल दो स्मूथ मसल को कौन ट्रिगर कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, या मायोमेट्रियम को कौन ट्रिगर कर रहा है जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन। या तो इसके एस्पेक्ट में बात कर लो या इसके एस्पेक्ट में, बात एक ही होगी। क्यों, क्योंकि ये भी तो बना हुआ है किससे, स्मूथ मसल से। तो ट्रिगर्स बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन टू जनरेट दी कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया। और इसी वजह से इसको हमने क्या बोला, इसी ऑक्सीटोसिन को हमने क्या बोला, बर्थ हार्मोन। दैट्स व्हाई also known as बर्थ हार्मोन। इसको बोल रहे हैं बर्थ हार्मोन हम, इस ऑक्सीटोसिन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ट्रिगर करेगा किसको, या तो स्मूथ मसल को कर देगा, या जो ये बनाएगा मायोमेट्रियम को, उसको क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई नोन एज द बर्थ हार्मोन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंडोमेट्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एंडोमेट्रियम देखो, एंडोमेट्रियम क्या है समझो पहले इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। दो रोल हैं इसके। पहला पॉइंट, साइक्लिकल चेंज एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज। भी तुम पढ़ोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहला फेज जो आता है मेंस्ट्रुएशन वाला होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये क्या होती है, ब्रेक होती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो रही है, यहां पर ब्रेक हो रही है। ठीक है, ब्रेक हुई, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, तो ब्लड भी क्या हुआ, रिलीज हुआ। कौन समझ में आया, तब जाके एक ब्लड डिस्चार्ज होता है, वो रिलीज होता है थ्रू आउट दी वेजाइना एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहला पॉइंट एंडोमेट्रियम में क्या है, साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस होंगे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, ब्रेक डाउन, फिर इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, फिर इसकी मेम्ब्रेन जो होगी यही एंडोमेट्रियम ये थिक हो जाती है फॉर द एनवायरमेंट, मेक द एनवायरमेंटल सुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ताकि इम्प्लांटेशन हो पाए। तो साइक्लिकल चेंज किस में होगा, कौन सी लाइनिंग में,
मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर एंडोमेट्रियम में। याद रखना, क्या मायोमेट्रियम ब्रेक होती है, क्या पेरीमेट्रियम ब्रेक होगी, तो कौन सी लाइनिंग ब्रेक होगी, एंडोमेट्रियम। समझ में आया, कौन सी मेम्ब्रेन या लाइनिंग जो है वो थिक होगी एट द टाइम ऑफ द फोलिकुलर फेज, मायोमेट्रियम। समझ में आया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें। समझ में आया। और एक और रोल होगा यहां पर, भाई मान लो यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। कहां होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन साइट पर, मतलब व्हेन दी फीमेल गैमीट फ्रॉम द ओवरी कलेक्ट बाय द फिम्बरी एंड मूव टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन साइट ऑन दिस साइट, यहां पर आ गया। और इसी के थ्रू क्या रहा है यहां पर, स्पर्म भी आ रहा है, ये स्पर्म स्पर्म यहां आया, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, और क्या बना यहां पर, यहां बन गया जाइगोट। क्या बना, ये जाइगोट बन गया, दिस इज दी जाइगोट। अब ये जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, डिवीजन होंगे, ब्लास्टोमर्स बनेगा, फिर आउटर मोस्ट लेयर ब्लास्टोसिस्ट की, जिसको हमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट। देन ये मूव हुआ अब यहां पर, और ये आकर क्या करेगा, इससे आकर बाइंड कर जाएगा। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी। तो अटैचमेंट साइट फॉर द इम्प्लांटेशन, दूसरा रोल है ये। दो रोल हमें मिले, पहला कौन सा है, साइक्लिकल चेंज एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा ऑल्सो हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पर जो जाइगोट से ट्रोफोब्लास्ट बना, ट्रोफोब्लास्ट क्या, ब्लास्टोमर की यूनिट है, उसकी आउटरमोस्ट लाइनिंग, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन के टाइम पर कौन सी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के साथ बाइंड कर रहा है, एंडोमेट्रियम के साथ बाइंड कर रहा है। ये क्वेश्चन है नीट का। साइक्लिकल चेंज एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी लाइनिंग का हो रहा है, एंडोमेट्रियम का। कौन सी लाइनिंग ऑफ यूट्रस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस, क्यों है, क्योंकि वो स्मूथ मसल से बना हुआ है, सिंपल सा पॉइंट। तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी आता है यहां से, भी याद रखना, ठीक है। मान लो तुमसे ये बोला गया एक असर्शन में, क्वेश्चन में अगर तुम बताऊं सिंपल सा क्वेश्चन है, विच लाइनिंग ऑफ द यूट्रस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब ये तो उल्टा हो गया, मतलब हम बोल रहे हैं मायोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। हाँ ठीक है स्टेटमेंट वाला। और अगर मैं बात करूं रीजन की, बिकॉज ऑफ द कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल, दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर यहाँ पे स्मूथ मसल्स ना होकर कोई और सी मसल होती, लाइक स्ट्रेटेड मसल मैं बोल दूं यहां पर, रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन तो ठीक है, पर रीजन वाला जो है वो इनकरेक्ट है। कौन समझ में आया। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि हाँ जो बायोमेट्रिक में पहले तो वही स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दिया, रीजन वाला स्टेटमेंट लिख दिया दोज मसल रिस्पॉन्सिबल विच या इनवॉलंटरी मसल्स, तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है। हाँ इनवॉलंटरी मसल ही तो होती है, पर इनवॉलंटरी मसल तो कार्डियक मसल्स भी होती हैं, तो क्या ये करेक्टली एक्सप्लेनेशन है इसका, नहीं है। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं ऐसे टॉपिक से। समझ में आया। तो एंडोमेट्रियम पे आ जाओ जरा। एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो ये जो है ये कैसी है, इनरमोस्ट लाइनिंग है सबसे पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रोल ऑफ एंडोमेट्रियम, तो पहला रोल क्या है, साइक्लिकल चेंज। साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग, कब होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेज में क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होती है। फोलिकुलर फेज में क्या होता है, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है। तो ये जो चेंज हो रहा है कौन सी लाइनिंग में हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में हो रहा है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट ड्यूरिंग द implantation, also helps in the attachment of trophoblast during implantation.
तो यूट्रस के अंदर जो एनवायरमेंट को सुटेबल बनाएगा एंडो इम्प्लांटेशन के लिए, कौन सी लाइनिंग करेगा? एंडोमेट्रियम। कौन समझ में आया? दोनों के रोल पता चले, ये दोनों के रोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियम के दोनों रोल एंड ऑल्सो मायोमेट्रियम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस है, लेबियम मेजोरा है, लेबियम माइनोरा है, क्लाइटोरिस है, एक मेम्ब्रेन भी होते हैं यहाँ पर, हाइमन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आइए जरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एक्सटर्नली अपीयर होंगे बेसिकली। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं अबाउट दी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, देन सर्विक्स, नहीं सर्विक्स नहीं, क्लाइटोरिस, और लास्ट वन जो है इसमें हवन मेम्ब्रेन आ गई। अब देखो मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ द फैटी टिश्यूज विच कवर्ड बाय द स्किन एंड आल्सो प्यूबिक हेयर्स, जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है। दिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज which covered by skin and pubic। देखो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। लेबिया मेजोरा, फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज। और एक पॉइंट इसमें याद रखना जो हमारी एनसीईआरटी नहीं बताती यहां पर हमें, दिस इज दी होमोलोगस टू दी स्क्रोटम। तो विच पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया आर दी होमोलोगस टू दी स्क्रोटम? याद रखना ये होमोलोगस है किसके? होमोलोगस पता है क्या होता है? फंक्शन डिफरेंट है पर ओरिजिन क्या है? वो सेम है, उसे बोलते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, उसे बोलते हैं होमोलोगस। लेबिया माइनोरा, तो इनर टू दी लेबिया मेजोरा, ये क्या होगा? इनर टू दी लेबिया माइनोरा एंड ऑन दी अपर जंक्शन ऑफ दी लेबिया माइनोरा, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? क्लाइटोरिस। ऑन दी अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लेटोरिस। और ये क्लेटोरिस जो है होमोलोगस होगा किसके? पेनिस के, नॉट स्क्रोटम। स्क्रोटम का होमोलोगस कौन है? लेबिया मेजोरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिस इज होमोलोगस टू पेनिस। ये थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, ये एक्स्ट्रा है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंटिंग, ठीक है। देन हाइमन, अगर हम बात करें हाइमन की, तो हाइमन क्या एक मेम्ब्रेन है
जो बेसिकली कवर करती है ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, एंड विच मे बी टोन एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कोइटस और द कोपुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हाइमन क्या है? अ मेम्ब्रेन विच प्रेजेंट, या कवर बोल दो, विच कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, the opening of the vagina, and hymen membrane may be torn मतलब break, fall at the time of the first coitus or copulation, so it may be torn या fall at the time of first coitus या copulation, and it may be torn during the continuous active in the physical exercises या physical activity या sports, it may be torn या fall, और एक वर्ड और लिखा हुआ है जोल्ट तुम्हारी एनसीईआरटी में। ठीक है, ड्यूरिंग रेगुलर एक्टिव इन फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स, भाई कोई भी खेलकूद टाइप का है, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, बाईसाइकिलिंग, बाई साइकिलिंग, ये कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, फिजिकल एक्टिविटीज ही है यहाँ पे बेसिकली। तो हाइमन क्या है? एक मेम्ब्रेन है जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर रही है, यहाँ पर कवर कर रही है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कि ये टोन होती है एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कोइटस, बट जरूरी नहीं है कि कोइटस के टाइम पे ही टोन हो, सब अदर फिजिकल एक्टिविटीज अगर रेगुलर बेसिस पर करी जा रही है उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, ये टोन हो सकती है, फॉल हो सकती है या जोल्ट हो सकती है। बात एक ही है, जब रेगुलर एक्टिव है किसमें, फिजिकल एक्टिविटीज में, सच एज स्पोर्ट्स और राइडिंग इन दी बाइसाइक्लिंग। तो अगर मैं बात करूं वर्जिनिटी के बेस पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द या ऑन द बेस ऑफ द ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन मेम्ब्रेन, तो क्या हम इंडिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दोनों कंडीशन तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन does not indicate about sexual experience और वर्जिनिटी इन दी फीमेल्स। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सब? आगे बढ़े अब। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब एक लास्ट ऑर्गन बचा हुआ है, वो है मेमरी ग्लैंड्स, which also known as the breast या present on the breast region। ठीक है, अब मेमरी ग्लैंड से बेसिकली क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लिख देते हैं इसको। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेमरी ग्लैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द ब्रेस्ट या फॉर्म्स द ब्रेस्ट, एंड किस टाइप के टिश्यू है ये? ग्लैंडुलर टाइप के टिश्यूज है। किस टाइप के हैं? तो प्रेजेंट on
breast and composed by ग्लैंडुलर टिश्यूज से बने हुए हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये बोलूं व्हाट आर दी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स हैं क्या? बातें नहीं। व्हाट आर दी ग्लैंड्स, कोई बताओ मुझे, इसी का तुम्हें बताओ। व्हाट आर दी ग्लैंड्स? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ दी सेल्स विच सिक्रीट समथिंग, है ना, उन्हें हम बोलते हैं ग्लैंड्स। नॉट ओनली द हार्मोन, मे बी एंजाइम्स, और एंजाइम्स नहीं भी हो सकता सिक्रीट, ये भी है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बेसिकली कुछ सिक्रीट करेंगे, कुछ सब्सटेंस सिक्रीट कर रही हैं, हो सकता है कि वो हार्मोन हो, एंजाइम हो, या अदर सब्सटेंस हो सकते हैं, तो वही है क्या? ग्लैंड्स। तो यही ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है क्या? मेमोरी ग्लैंड। एंड मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स बोल सकते हैं। कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आइए। अब इसी मेमोरी लोब्स में क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वोलाई, और यही एल्वोलाई रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। तो कंसिस्ट या कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिनको हमने क्या बोला? एल्वोलाई। और यही एल्वोलाई रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई है। समझ में आ रहा है? अब देखो, जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ, किसने प्रोड्यूस करा? कहां प्रेजेंट है? मेमोरी लोब्स में। कितने हैं मेमोरी लोब्स एक ब्रेस्ट में? 15 to 20। अब यही जो मिल्क है, ये मिल्क स्टोर कहां होगा? ल्यूमन ऑफ दी एल्वोलाई, मतलब कैविटीज ऑफ दी एल्वोलाई। दिस मिल्क स्टोर इन मिल्क स्टोर्ड इन ल्यूमन, ल्यूमन को हम बोलते हैं कैविटीज, कैविटीज ऑफ एल्वोलाई, कैविटीज ऑफ एल्वोलाई। अब ये जो कैविटीज हैं, ये जो ल्यूमन है एल्वोलाई के, ये ओपन होंगे इनटू दी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। किसमें ओपन हुए? ये सीक्वेंस पता होना चाहिए तुम्हें। तो ल्यूमन ऑफ एल्वोलाई, ये कैविटीज, ये opens into memory tubules में ओपन हुए, then memory tubules to memory duct, memory duct, memory duct के बाद memory ampulla, memory ampulla and then lactiferous duct, lactiferous duct के थ्रू ये ओपन हुआ किसमें? एम्पुला में, मतलब इन दी निप्पल। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? अगेन मेमोरी ग्लैंड्स, ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाते हैं। अब पेयर प्रेजेंट होंगे ऑन द ब्रेस्ट रीजन एंड कंपोज्ड बाय द ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन द ईच, मैं एक वन पार्टिकुलर मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं, ब्रेस्ट की बात कर रहा हूं, तो 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है। और यही मेमोरी लोब्स, इनमें क्या प्रेजेंट है? कंटेन्स द क्लस्टर ऑफ द, क्लस्टर मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ द सेल्स जो ग्लैंडुलर नेचर के हैं, मतलब जो सिक्रीट करेंगे। तो क्लस्टर ऑफ द सेल्स को हमने क्या बोला? एल्वोलाई। तो एक तो ये हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
और कहां मिल्क स्टोर हो रहा है, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ल्यूमन ऑफ द एल्वेलाई या कैविटीज ऑफ द एल्वेलाई, यहां पे मिल्क क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओपन्स इनटू, मतलब ये जो ल्यूमन है एल्वेलाई के, ये ओपन हुए किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, देन मेमोरी डक्ट एंड देन मेमोरी एम्पुला एंड देन ओपन्स इनटू द लैक्टिफ्रेज डक्ट इनटू द एम्पुला। ठीक है। एंड जो निप्पल होगा उसके जो सराउंडेड एक ब्राउन कलर का जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। याद रखना, कोई डाउट है किसी को, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस यहाँ पे ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है, ये सीक्वेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी 2-1 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। ये बस को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ऑर्गन है बेसिकली, कौन कौन से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, ओवरीज। क्यों बोल रहे हैं उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि वो बेसिकली प्रोड्यूस करेगा ओवा को, जो क्या है, फीमेल गैमीट है। जो गैमीट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम बोलेंगे। और जो इन्वॉल्व नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम बोलेंगे। ओवरीज की यहाँ पर साइज क्या है, किससे वो अटैच है, ओवरिन स्ट्रोमा, 2 जोन है उसमें, पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है। एंड ओवरी आल्सो सिक्रीट दी सम स्टेरॉइडल हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो फर्स्ट जो ऑर्गन आता है यहाँ पर वो है ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं। इसमें बेसिकली 3 पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। कौन से तीनों पार्ट के पास फिम्बरी है, इन्फंडिबुलम। शेप कैसी होती है इन्फंडिबुलम की, फनल शेप, फिंगर नहीं, फनल शेप, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो होती है फिम्बरी। काम क्या होता है इनका रोल, कलेक्शन ऑफ दी ओवा आफ्टर दी ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, उसको कलेक्ट कौन करेगा, यही फिम्बरी ऑन दी विच प्रेजेंट ऑन दी इन्फंडिबुलम। अब ये तो में जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है या मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल है, तो फर्टिलाइजेशन साइट तक मूव कैसे करेगा, बिकॉज ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के पास है क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम, मतलब सीलिया प्रेजेंट होगा वहां पर, यही सीलिया उसको पुश करेंगे टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन साइट, और इसी फर्टिलाइजेशन साइट को हम क्या बोलते हैं, बोलो, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, मतलब जंक्शन बिटवीन द एम्पुला एंड द स्टमस। कोई डाउट है, then which part of the fallopian tube opens into the uterus, बोलो, isthmus part। अब आगे हम यूट्रस पर, यूट्रस को क्या बोलते हैं, वोम्ब भी बोलते हैं, स्टेरा भी बोल रहे हैं, है ना। शेप कैसे इसकी, इन्वर्टेड पियर है, सपोर्टेड है किससे, लिगामेंट्स के थ्रू। 3 लाइनिंग्स होंगी यूट्रस की वॉल में, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मिडल वाली और इनर मोस्ट वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो मायोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने के लिए। ठीक है, मान लिया। क्वेश्चन ये है कि क्यों, क्योंकि वो बनी हुई किससे, याद रख पाओगे नहीं, रखना पड़ेगा, रिवाइज कर लेना, बस आसान है, बस याद नहीं रहता। चलो अच्छी बात है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, बोलो भाई, एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर होगी यहां, तो ब्रेकडाउन होगी एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, लेकिन साइकिल के चेंजेस अकर्स इन द एंडोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हम पढ़ेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छे से क्या क्या चेंजेस होते हैं। दूसरा फेज इम्प्लांटेशन के लिए साइट प्रोवाइड करती है कौन, या विच लाइनिंग ऑफ द यूट्रस मेक द एनवायरमेंट सुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम ही होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं आगे इससे। देन एक्सटर्नल जेनिटलिया अबाउट दी मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, है ना, एंड हाइमन। यहां से वैसे क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि मोन्स प्यूबिस की अगर हम बात करें तो फ्लैसी फोल्ड, लूज फोल्ड ऑफ द स्किन, है ना, वहां पर होगा, और मतलब कुशन ऑफ द फैटी टिश्यूज which covered by the skin and the pubic hair, labia majora, fleshy folds of the skin, ठीक है, inner to the labia majora क्या प्रेजेंट होगा, labia minora, और इसी labia minora के अपर जंक्शन पर प्रेजेंट है क्लाइटोरिस which is the finger like structure।
जहां पर नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे, सेंसेशन होगी वहां पर, ठीक है। देन हाइमन मेम्ब्रेन is present on the opening of the vagina and it may be torn during the first coitus or the copulation, but it may be torn during the physical exercises such as the sports, bicycling, horse riding. तो हाइमन मेम्ब्रेन इंडिकेट नहीं करती कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या वर्जिनिटी है या नहीं है। ये याद आना, ये पॉइंट है नीट के क्वेश्चन का, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट से हाइमन से, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट अपेयर होती है, मेमोरी लोब प्रेजेंट है, कितने हैं ये डाटा याद रखना। और उसी में क्या है, क्लस्टर ऑफ द सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स कौन सी, एल्वुलाई, और वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ, मतलब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और मिल्क स्टोर कहां होगा, ल्यूमन, ल्यूमन दैट मींस कैविटीज, मतलब एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर का जो स्पेस होगा, जो कैविटी होगी, उसको हम बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। तो वहीं पे मिल्क स्टोर है। अब यही मिल्क जो है, जो स्टोर है किसमें, ल्यूमन ऑफ द कैविटीज, एल्वुलाई में, ओपन हुआ किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, देन मेमोरी, देन अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन। क्यों, क्योंकि वो तो ट्रिगर करता है स्मूथ मसल्स को। तो ये जो एल्वुलाई है, इसकी जो कैविटीज है ल्यूमन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होगा यहाँ पर भी, एक क्या यहाँ पर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही हो गया भाई, यही तो है ल्यूमन, दिस इज दी कैविटी, और ये क्या है, ल्यूमन है। तो ये छोटे छोटे जो माइन्यूट यहाँ पर वेसिकल टाइप्स होंगी, उसमें क्या होगी, एक लाइनिंग होगी जो बनी होगी किससे, स्मूथ मसल से। किससे बनी हुई है, स्मूथ मसल से। और इसी स्मूथ मसल्स की लाइनिंग को ट्रिगर कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन उसको ट्रिगर कर रहा है। तो ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। समझ में आया नहीं आया, ये नीट का क्वेश्चन है ये भी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, दैट्स व्हाई नोन एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोल रहे हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन हम बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये जो मिल्क होगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क आफ्टर द पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो अब कुछ डेज का जो मिल्क होगा, 3 to 4 डेज का जो मिल्क होगा, या कम हम ले सकते हैं, 2 to 3 डेज का जो मिल्क होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रम। अब उसी कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ये याद रखना है। तो ये जो मिल्क है, मिल्क में कोलेस्ट्रम क्या होगा, फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क जिसको हम बोलते हैं, और इसी कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट है, कौन सी, IgA। कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क आफ्टर द पार्चुरेशन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट है, गुड। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द गैमेटोजेनेसिस की हम बात करने वाले हैं। तो गैमेटोजेनेसिस है क्या, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। भाई टू यहाँ पे डिफरेंट सेक्स हैं, मेल है और फीमेल है, मेल में मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे। और जो मेल गैमेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। जो फीमेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवा, ओवम, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं। तो मेल गैमेट में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, जो मेल गैमेट है उसको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल्स में क्या होगा, oogenesis। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये हमें पता होना चाहिए, कौन कब स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड दोनों ही टाइप हैं किसके, गैमेटोजेनेसिस के, ये हमें पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis both are the type of the gametogenesis, but in the male and in females respectively। समझ में आया, एक मिनट,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बात है नहीं? चलिए हम स्टार्ट करें गैमेटोजेनेसिस को। नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। देखो दो टर्म है यहां पर भी, एक है गैमीट और एक है जेनेसिस। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन टर्म्स, इस टर्म्स को हम। जेनेसिस मतलब क्या होता है? टू फॉर्मेशन, और एक गैमीट मतलब गैमीट ही है। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। याद रखना गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं। और ये हैप्लॉइड का मतलब क्या है? सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब है कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम। कौन समझ में आया? रिप्रेजेंट करते किससे हम इसको? सिंगल एन से। अब एक चीज समझना, ये जो गैमीट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा। एक है मेल गैमीट और दूसरा है फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोला हमने? फीमेल गैमीट को ओवा या ओवम बोल दो, एक ही बात है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन किस में होगी? मेल में। ओवम की फीमेल में। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हमने क्या बोला भाई? यहां पर क्या हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। हियर इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा या ओवम। अब हमने इनके लिए टर्म असाइन कर दिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हमने क्या बोला? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला हमने? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसको हमने बोल दिया oogenesis। इंपोर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये बेसिकली हार्मोनल रेगुलेटेड प्रोसेस होंगे। हार्मोन्स रेगुलेट करेगा इनको। कौन रेगुलेट करेगा? हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं? वो आ जाते हैं यहां पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। कौन से हार्मोन आ गए? गोनेडोट्रोपिन, सच एज FSH एंड ऑल्सो LH। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही क्या है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। और इनको सिक्रीट कौन सी ग्लैंड करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत बढ़िया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक ग्लैंड स्टिमुलेट कर रही है फॉर द सिक्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और वो है कौन सी? हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई नोन एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सेवरल टाइप की ग्लैंड्स को क्या कर रही है? रेगुलेट कर। भाई ये भी तो ग्लैंड ही है। ये भाई मेल गैमेट कहां बनेगा? बोलो, ये कहां बनना है? टेस्टिस में बनना है ना मेल गैमेट, स्पर्म। और ये फीमेल गैमेट कहां बनना है? ओवरीज में। तो ये जो टेस्टिस ओवरीज है ये भी तो ग्लैंड है, हार्मोन सिक्रेट कर रही है ना। जो कुछ सिक्रेट करा वो ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इन दोनों ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है उसके अपने सिक्रेशन के लिए, ठीक है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए, उसके अंदर फंक्शंस के लिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। क्या क्या करने के लिए? ताकि वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करे, FSH और LH को रिलीज करे,
और वो जो FSH-LH होगा वो आकर इनको ट्रिगर करेगा अपने काम करने के लिए इनको। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं अब, स्पर्मेटोजेनेसिस भी एंड ऑल्सो oogenesis। क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस से एंड ऑल्सो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द oogenesis से। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो भी एक हार्मोनल रेगुलेशन साइकिल है, हार्मोन्स के बेस पे चलते हैं वो भी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के बेस पे चलते हैं वो भी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो पहला इस प्रोसेस जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, हमें ये तो पता चलेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि विच ऑर्गन ऑफ द मेल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस। तभी तो हमने इसको क्या बोला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द, टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। देन अगर हम बात करें डक्ट्स के बेस पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होती है ना, पढ़ा था ना हमने, कौन सी डक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये याद रखना है तुम्हें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लाइनिंग होगी उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल एंड ऑल्सो सर्टोली सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, टू टाइप्स ऑफ द सेल। कौन कौन सी सेल्स हैं, एक है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरी है सर्टोली सेल्स। इन्हें हम और क्या बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स ही बोलते हैं। और जो मेल जर्म सेल है उसको हम और क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। समझ में आया नहीं आया? यही सब चीजें स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो मेल जर्म सेल है या जो स्पर्मेटोगोनिया, उसकी प्लोइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। सर्टुली सेल की प्लोइडी क्या होगी, बोलो, गलत होगी ना, एन, ये भी डिप्लॉइड होगा। दोनों ही कैसी हैं, 2n है, ये भी कैसी है, 2n। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखिए यहां पे जरा, तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, विच लाइनिंग ऑफ द inner lining cells of the seminiferous tubule responsible for the formation of sperm। पढ़ा था हमने, बताओ कौन सी सेल करेगी इन दोनों में से स्पर्म की फॉर्मेशन, मेल जर्म सेल, भाई यही तो करेगी। इसी से क्या आया, स्पर्म साइज। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये पता होना चाहिए, नीट का क्वेश्चन है ये सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला भी इंपोर्टेंट है, ये वाला भी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग जो है ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट,
हेलो, तो हम स्टार्ट करें यहां से मेल जर्म सेल से। तो मेल जर्म सेल, जिनको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोगोनिया हमने बोला। सीक्वेंस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसकी प्लोइडी क्या हमने पढ़ी, तो इसकी प्लोइडी है ट्विन, मतलब डिप्लॉइड है, टू साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम इसके पास प्रेजेंट है। अब समझो, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो सेल्स है इनके नंबर जो है वो इंक्रीज करने हैं, हमें नंबर को इंक्रीज करना है। अभी हमें गैमेट नहीं बनाने, अभी हमें क्या करना है, नंबर्स को इंक्रीज करना है। और अगर हमें नंबर को इंक्रीज करना है तो हम कौन सा डिवीजन प्रेफर करेंगे, माइटोसिस। तो कौन सा डिवीजन हुआ इसमें, माइटोसिस हुआ। कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोसिस हुआ। एंड सम ऑफ देम सेल को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमने बोला। क्लियर नोट। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं, जो क्वेश्चन रहा है नीट का, कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लोइडी क्या होगी, हैप्लोइड होगा या डिप्लोइड होगा, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने ठीक बताया, लेकिन बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्पर्मेटोसाइट्स है, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी स्पर्मेटोजेनेसिस की, और ये मेल जर्म सेल तो नहीं है, तो स्पर्मेटोसाइट्स की आगे जो स्टेज होगी वो हैप्लोइड होगी सारी। और गए उनके 5 नंबर। याद रखना कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पर, माइटोसिस। और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल, पढ़ा है ना हमने, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इक्वल टू देयर, तो अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉइड थी तो उसकी जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। समझ में आया नहीं आया, तो इसकी प्लोइडी से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं इन सेल्स की। प्लोइडी पर खास ध्यान देना यहां पर, क्लियर नोट। तो एक मेल जर्म सेल से माइटोसिस हुआ, कितनी बनी, मान लो एक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी कितनी, 2, 1 से 2 बनेगी। माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। अगर मैं तुम्हें यहां पर नंबर के एस्पेक्ट पे दे दूं, भाई मान लो 100 मेल जर्म सेल हैं फॉर एग्जांपल, और हमें स्पर्मेटोसाइट बनानी है, इसमें तो होगा माइटोसिस, तो कितनी बनेंगी, 200 क्या आ गई। नंबर के बेस पर हम बात करें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच दे देता है यहाँ पर क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन ज्यादा कहां से आता है, वो आता है पोलन ग्रेन से रिलेटेड। मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, हर एंगल से लेकर चलना है हमें, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लोइडी क्या है, 2n। अब बनेंगे गैमेट। यहां पर हमने क्या करा था, हमने इन सेल्स के नंबर इंक्रीज किए। सेम फीचर जो इसका है वही क्या होगा, इसका होगा, ये भी याद रखना। जो फीचर मेल जर्म सेल का है वही फीचर किसका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। लेकिन अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू द मेयोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ, मेयोटिक डिवीजन। तो अब ये जो डिवीजन होगा, यहां पर डिवीजन हुआ ये इस टाइप से। कौन सा डिवीजन हुआ ये, मियोसिस 1। मियोसिस 2 टाइप का होता है ना, meiosis 1, and always remember that meiosis only occurs in the diploid cell, चाहे वो प्लांट सेल हो या वो एनिमल सेल हो, doesn't matter, but meiosis कौन से सेल में होगा, डिप्लॉइड सेल में ही होगा। and always start from the meiosis 1। तो meiosis 1 जो हो रहा है वो कौन सी सेल की प्लोइडी पे हो रहा है, डिप्लॉइडी पे हो रहा है। हैप्लॉइडी पे हो सकता है, लेकिन meiosis 2 हैप्लॉइड में होता है। इस एंगल से पता होना चाहिए तुम्हें, समझ में आया नहीं आया। तो meiosis 1 से स्टार्ट होगा ना, meiosis जो ओनली डिप्लॉइड सेल में होगा, तो meiosis 1 किस में होगा, ओनली डिप्लॉइड सेल में होगा। तब जाकर यहां पे क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब 2 सेल ये बने इस टाइप से। दोनों सेल के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला हमने इसको, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। भाई ये डॉटर सेल्स हैं और ये पेरेंटल सेल हैं, पेरेंटल सेल्स के हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में। तो डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आ गया,
एन आ गया, मतलब ये हैप्लॉइड हो गया। म्यूसिस 1 के टाइम पे क्या होता है, हैप्लॉइड सेल बन जाती है, मतलब कि क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्लॉइडी चेंज हो गई, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन हुआ कौन सा, मियोसिस सेकेंड। कौन सा डिवीजन हुआ, मतलब अगर हम बात करें इस तरीके से तो यहां पे तो होगा इस टाइप से, दो सेल है ना ये चार सेल बनी ना बनी, इन्हें बोले स्पर्मेटिड्स। क्या बोले इनको हम, स्पर्मेटिड्स। दीज आर स्पर्मेटिड्स। अच्छा यहां पर जो डिवीजन हुआ था वो कौन सा हुआ था, मियोसिस। तो मियोसिस 1 किस में हो रहा है, बोलो, यही तो याद रखना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो टू द मियोटिक 1 डिवीजन या मियोसिस 1 व्हिच इज द रिडक्शनल डिवीजन। क्या बने, तो कैसे होंगे, इन्हीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी का वरात्मा ही हो क्या, इक्वेशनल डिवीजन हम बोल रहे हैं। मतलब प्लोइडी क्या रहेगी, हैप्लोइड सेम रहेगी प्लोइडी। इज इट क्लियर नॉट? अब यही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू दी स्पर्मेटोजोआ, और इसी स्पर्मेटोजोआ को हम बोलते हैं स्पर्म। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस हमने बोल दिया। क्या बोल दिया, तो ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। और इन्हीं स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्म। हमें याद क्या रखना है, ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हुए हैं किसमें, ये क्या हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं यहां पर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, spermiogenesis. And after the spermiogenesis, these spermatozoa or the sperm embedded into the Sertoli cell for the nourishment. For the nourishment. अब ये क्या हुए, embedded हुए, थोड़ा सा खिसका देते हैं ऊपर को, साफ दिख रहा है ना, तो ठीक है। Spermatozoa then embedded into Sertoli cells. क्यों embedded हुए, for the nourishment. For the nourishment. And after that, these sperm or the spermatozoa release from the seminiferous tube, not Sertoli cell. बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, स्पर्मिएशन क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहे हैं स्पर्म्स, नॉट फ्रॉम दी सर्टोली सेल, उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यही स्पर्म्स स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, कहां से रिलीज हुए हैं, और इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया है स्पर्मिएशन। बच्चों ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म।
अब एक पॉइंट सुनो, सबसे पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगा ये बताइए। एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। क्यों? हॉर्मोन्स की वजह से, क्योंकि प्यूबर्टी एज के टाइम पर ही जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है हार्मोन को, जीएनआरएच को, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और यही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ द एफएसएच एंड द एलएच, मतलब बोथ आर दी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये दोनों ही एंटीरियर जो हमने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की बात करी एफएसएच और एलएच की, वो ट्रिगर करेंगे किसको, टेस्टिस को। टेस्टिस में किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है यहां पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लाइनिंग है, दो सेल्स है वहां पर, मेलजम सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो एफएसएच जो है दोनों पर एक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एफएसएच की, वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। इसको स्टिमुलेट कर रहा है फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो यहां पर दूसरा हार्मोन एलएच, वो लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन को सिक्रीट करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए और सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, तो इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेलजम सेल, स्पर्मेटोगोनिया, इसी से बनेंगे स्पर्म। और मेलजम सेल की प्लोइडी क्या है, 2n, याद रखना है। माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या बनी, तो याद रखना मेलजम सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, पहले बच्चे गलती कर देते हैं, अच्छा यहां तो मियोसिस होगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं ना हम, गैमेटोजेनेसिस, तो पहले इस मियोसिस नहीं होगा, पहले माइटोसिस होगा। क्या बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनकी प्लोइडी कैसी होगी, तो ये भी पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, डिप्लॉइड है ये। देन विच सेल प्रिफर दी मियोसिस 1, याद रखना है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लोइडी हाफ हो गई अपने पेरेंटल सेल से, प्लोइड हो गए, रिडक्शनल डिवीजन बोले ना इसको हम। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ही परफॉर्म करेंगे मियोसिस सेकंड को, मियोसिस सेकंड, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको। तो रिडक्शनल डिवीजन किस में होगा, इक्वेशनल डिवीजन किस में होगा, कौन सी सेल में होगा, वो पता होना चाहिए तुम्हें। क्या बने, स्पर्मेटोसाइट जिनकी प्लोइडी एन है, हैप्लॉइड है। अब यही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हुए इनटू दी स्पर्मेटोजोआ, जिनको हमने क्या बोल दिया, स्पर्म हमने बोल दिया। क्या बोला हमने इनको, स्पर्म हमने बोल दिया। और स्पर्म की प्लोइडी भी क्या होगी, अगेन एन ही होगी। भाई गैमेट तो हमें हैप्लॉइड ही होते हैं, ये तो पता है हमें ऑलरेडी। These spermatozoa or the sperms embedded into the Sertoli cell for the nourishment के लिए क्या हुआ, वो embedded हुए इसमें। वो कब तक लेंगे नरिशमेंट, बाहर भी तो जाना है इनको अब इंसेमिनेशन के लिए। तो अब ये क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया। तो व्हाट इज द स्पर्मिएशन, बोलो, स्पर्म्स फ्रॉम दी, ऑप्शन सर्टोली सेल भी होगा, कंफ्यूज करने के लिए अपने को किस पर ऑप्ट करना है। व्हाट इज द स्पर्मियोजेनेसिस, बोलो, एग्जैक्टली। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, स्पर्म्स एम्बेड होते हैं सर्टोली सेल में। क्यों एम्बेडेड हुए, नरिशमेंट के लिए एम्बेडेड हुए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लोइडी क्या है, 2n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लोइडी, स्पर्मेटिड की प्लोइडी, मेल जर्म सेल की प्लोइडी 2n है। मेल जर्म सेल में कौन सा डिवीजन होगा, पहले माइटोसिस होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, ये भी याद रखना, मियोसिस 1। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन हुआ, बस। मतलब अगर हमारे पास, अब समझना जरा, अगर मेरे पास, अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच से बात करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितनी है, मान लो 100 हैं फॉर एग्जांपल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास कितनी है, 100 है। तो कितने स्पर्म बनेंगे या फिर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, ये बताना है तुम्हें। कितने बनेंगे, 400। समझ में आया। अगर क्वेश्चन ये ना हो के क्वेश्चन होता कि कितने सेकेंडरी oocyte बनेंगे, आप कर दो ना, एक से दो ही तो आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ वी हैव दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स
numbers 100, so how many secondary spermatocyte will be formed? सेकेंडरी स्पर्म में हाफ प्रोसेस पूछा, ओनली इसने म्यूसिस 1 के रिगार्डिंग पूछा है। कितने बने? 200। और ये जो 100 सेल्स थी इनकी प्लोइडी क्या थी ये भी पूछेगा, 2n। क्या है इनकी प्लोइडी? 2n। और इसकी प्लोइडी n। समझ में आया नहीं आया? तो ऐसी न्यूमेरिकल अप्रोच भी हो सकती है, हालांकि इनको न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा लॉजिक तुम्हें यहाँ पे लगाना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता कि स्पर्मेटिड के स्पेक्ट्रम बताओ, तो 400 हो गया, नहीं हुआ? प्लोइडी एनी अब तो एनी रहेगी क्योंकि रिडक्शन तो हो गया नंबर क्रोमोसोम्स का। नहीं, हम क्वेश्चन अगर यहां से लें, कहां से? ये स्पर्मेटोजोआ से या फिर स्पर्म से अगर मैं बात करूं, इसी से 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो कितने स्पर्म बने? 400। प्लोइडी समझ में आया नहीं आया? तो अगर वो हाफ तक पूछ रहा है, मतलब कि वो अगर तुमसे पूछे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तक के लिए पूछ रहा है ओनली, तो हम मियोसिस 1 को कंसीडर करेंगे ओनली। अगर तुमसे स्पर्मेटिड तक के लिए पूछा है तो हम दोनों मियोसिस को कंसीडर कर देंगे। पर कौन सा मियोसिस कौन से सेल में होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। कोई डाउट है? तो ये स्टार्ट कब हुआ ये भी लिख देना, लिख देता हूं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, पर oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है किसी को? तो आज के लिए इतना ही, और लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। जिसको समझ में नहीं आया वो लेक्चर को मैंने काफी बार रिपीट भी किया है कि कंटेंट को जो है, तो रिपीट करने के लिए इसको एक बार पीछे करके देख लेना वीडियोस को, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम विद द hormonal regulation of the spermatogenesis and oogenesis। थैंक यू अगेन।